Welcome. Everybody come a welcome. Welcome. To the party come a welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. 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 Everybody come a welcome. Welcome. To the party come a welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Welcome. Everybody come a welcome. अपने महाविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले 3 वर्गों में हम लोगों ने साख नियंत्रण क्या है और इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, इस पर विचार विमर्श किया था। आज एक बार फिर हम लोग संपूर्ण अध्याय की एक झलक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में मौद्रिक और व्यावसायिक भुगतानों में साख का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। फलतः मौद्रिक व्यवस्था में साख मुद्रा का महत्व अधिक हो गया है। किसी भी देश की मौद्रिक नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि साख मुद्रा पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाए। साख नियंत्रण का कार्य अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए कई विधियों को प्रयोग में लाती है। सुविधा के दृष्टिकोण से इन्हें हम परिमाणात्मक और गुणात्मक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत जिन नीतियों को अपनाया जाता है उनमें बैंक दर की नीति, खुले बाजार की नीति और नगद शेष अनुपात में परिवर्तन की नीति प्रमुख है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के अथवा मुद्रा बाजार के अन्य संस्थानों के विनिमय बिलों का पुनर्बट्टा करता है। बैंक दर में वृद्धि कर अथवा कमी लाकर साख की मात्रा को अर्थव्यवस्था में नियंत्रित किया जा सकता है। खुले बाजार की नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक स्वयं मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों, व्यावसायिक बिलों या फिर सोना का क्रय विक्रय करता है। केंद्रीय बैंक के इस क्रिया से अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा का प्रसार अथवा संकुचन होता है। नगद शेष अनुपात में परिवर्तन की नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के सुरक्षित कोष की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि लाकर उनकी साख सृजन की शक्ति को नियंत्रित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का प्रसार अथवा संकुचन नियंत्रित होता है। गुणात्मक विधि के अंतर्गत साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष क्रिया, नैतिक दबाव, उपभोक्ता साख की राशनिंग, प्रचार आदि नीतियां आती हैं। साख की राशनिंग के तहत केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए यह निश्चित कर देती है कि वह किन किन व्यक्तियों को किन किन कार्यों के लिए किन किन जमानतों पर ऋण की उपलब्ध करा सकता है। एक तरह से केंद्रीय बैंक ऋण हेतु कोटा निर्धारित कर देती है और व्यावसायिक बैंक इसी कोटा के तहत उपभोक्ता को या ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराती है और इस तरह अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा नियंत्रित होती है। प्रत्यक्ष क्रिया: जब व्यावसायिक बैंक साख नियंत्रण संबंधी केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों को नहीं मानता है, तब केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष क्रिया के अंतर्गत वैसे व्यावसायिक बैंकों के बैंकिंग संबंधी कार्यों में कठिनाई उत्पन्न कर देता है, जैसे उन्हें ऋण प्रदान नहीं करता है, उनके बिलों को भुनाने से इनकार कर देता है, उससे जुर्माना वसूल करता है इत्यादि। कभी कभी तो व्यावसायिक बैंकों के बैंकिंग अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। नैतिक दबाव नीति के तहत केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को प्रोत्साहित करके उनका सहयोग प्राप्त करता है और उन्हें कुछ कार्यों को करने से रोकता है। इस नीति में एक तरह से सोचने समझने के आधार पर सलाह दी जाती है कि उनके द्वारा साख मुद्रा के निर्माण से अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे। उपभोक्ता साख की राशनिंग: इस नीति के तहत केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं के लिए ऋण प्रदान करने का
कोटा निश्चित कर देती है। किन किन उपभोग की वस्तुओं के लिए ऋण दिया जा सकता है, यह बात केंद्रीय बैंक तय कर देती है और व्यावसायिक बैंक उसी दिशा निर्देश के तहत अपने ग्राहकों को अथवा उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध करता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा उपभोग की वस्तुओं पर लगाया गया नियंत्रण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार अथवा उसका संकुचन प्रभावित होता है और इस तरह अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण पाया जाता है। प्रचार: जब कभी देश में मुद्रा के प्रसार से और उसके संकुचन से अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है, तब समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे महत्वपूर्ण संचार साधनों से इस बात का प्रचार किया जाता है कि साख मुद्रा का अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अतएव व्यावसायिक बैंक इन प्रचार के माध्यम से स्वयं यह निर्णय लेता है कि अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का प्रचार करना है या उसका संकुचन। इस तरह अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों का प्रयोग करता है। वास्तव में देखा जाए तो कोई एक तरीका साख नियंत्रण के लिए सफल नहीं साबित हो सकता है। इसलिए गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीकों के बीच समन्वय स्थापित कर अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।